ठीक है। शैक्षणिक अधिनियम स्वतंत्रता के पहले बताया था कुछ और स्वतंत्रता के बाद कुछ। इसमें राधा कृष्णन आयोग, दूसरा मुदलियार आयोग, तीसरा कौन सा आयोग बताया गया आपको? ठीक है, कोठारी आयोग। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग। ठीक, नाम से कोठारी आयोग है। इसके बाद आपने को पढ़ना है इसी में क्या बेटा? यूजीसी। इसी में क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। ये आज का टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला कौन सा आयोग देखें? मुदलियार आयोग। कौन सा आयोग? मुदलियार आयोग। चलिए, नाम से स्पष्ट है आयोग का नाम। सन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात देखना, आपको 4-5 चीजें पढ़ना है। यहां पर सन एकदम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, विच ईयर, तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक बात। दूसरा बात याद आई, इस आयोग का अध्यक्ष, तो इस आयोग का अध्यक्ष ही कौन है? मुदलियार। नाम से स्पष्ट है। मुदलियार आयोग क्यों गठित हुआ था? तो आपका जो मिडिल स्कूल है, माध्यमिक शिक्षा के ढांचों में सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य याद रखना है। ठीक है, काहे इसका उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाना। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए गठित कमेटी का नाम था मुदलियार कमेटी। ठीक है, 23 सितंबर 1952 को, अगर कोई 23 सितंबर याद कर सकता है तो वेरी गुड, और नहीं तो आपको 1952 नहीं भूलना है। डॉक्टर लक्ष्मी स्वरूप एल मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग, इज आल्सो नोन एज माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये क्वेश्चन बन चुका है, टीचर भर्ती में आ चुका है क्वेश्चन। किस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं? मुदलियार आयोग को। और किस नाम से जानते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुदलियार आयोग का गठन ही हुआ था माध्यमिक शिक्षा पर क्या करने के लिए बेटा? फोकस करने के लिए। ठीक है, और इस आयोग का नाम मुदलियार, ये देखो, अगर कमीशन बोलेगा तो मुदलियार कमीशन। आयोग मीन्स कमीशन, अंग्रेजी नाम क्या उसका? कमीशन। मुदलियार आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय देखो, मल्टीपर्पस स्कूल, कौन सा स्कूल? मल्टीपर्पस स्कूल, बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाने का भी फैसला किस आयोग के द्वारा लिया गया? तो मुदलियार आयोग। मल्टीपर्पस स्कूल मतलब ऐसे स्कूल जिनके बहुत सारे उद्देश्य, केवल शिक्षा ही ना हो, केवल शिक्षा ना होना। मल्टीपर्पस उद्देश्य बोलने का मतलब बहुउद्देशीय, जिसके उद्देश्य बहुत सारे हो तब क्या कहलाएगा? बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पस। ठीक है, चलिए, भारत में देखो उद्देश्य, इसको लाए जाने का उद्देश्य, सबसे पहले बात तो याद रखना है, माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारना। सीधा सीधा बोल रहा हूं, मिडिल स्कूल, एकदम स्पष्ट याद रखना है। इसी का और क्या नाम है बेटा? माध्यमिक शिक्षा, ये देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदलियार आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या मुदलियार आयोग कोई क्या नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। इसीलिए फिर बोल रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा के लिए गठित कमेटी थी। माध्यमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए गठित कमेटी थी मुदलियार आयोग। 1952, डेट याद रखना, 1952। साथ साथ याद रखना है, बहुउद्देशीय विद्यालय का उद्देश्य भी इन्हीं का उद्देश्य था। बहुउद्देशीय विद्यालय बोलने का मतलब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट या मल्टीपर्पस स्कूल प्रारंभ किए गए किस आयोग के अनुशंसा पर? मुदलियार आयोग के अनुशंसा पर। मानवीय गुणों का विकास, ये तो हर एक स्कूल का यही काम रहेगा, चाहे वो किसी के लिए भी। मानवीय गुणों का विकास करना, बच्चों में व्यावसायिक ज्ञान का होना, साथ साथ बालक के व्यक्तित्व विकास की सभी संभावना पर विचार विमर्श करना, ये अच्छे नागरिक बनाना, ये सब का उद्देश्य होगा, सभी आयोग का उद्देश्य होगा। ये एक किसी एक का नहीं होगा। आपको क्वेश्चन कहां से पूछना है? बहुउद्देशीय स्कूल 1, माध्यमिक शिक्षा आयोग 2, इसी का अन्य नाम मुदलियार आयोग 3, 1952 4। और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। विशेष तौर पर माध्यमिक शिक्षा के लिए गठित कमेटी कौन सी थी? मुदलियार कमेटी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण, अब माध्यमिक शिक्षा आयोग के कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें गुणों में याद रखना, स्त्री, देखो इसको बस समझना, स्त्री शिक्षा के संबंध में सुधार। अब स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपको याद रखना है बेटा कि अब क्या किया जाएगा? लैंगिक भेदभाव को दूर करना, महिलाओं को बराबर पढ़ने का मौका। अब इसमें तू कुछ भी लिख सकते हो तुम।
इसके गुण या विशेषताओं में एक बात याद रखना, स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। मुदलियार निम्नलिखित में से मुदलियार आयोग के गुणों में या विशेषताओं में एक गुण है या नहीं है, तो उसने किस पर जोर दिया बेटा? स्त्री शिक्षा पर। एक बात, प्रशासनिक ढांचे पर, व्यवस्थित कैसा होना चाहिए? प्रशासनिक ढांचा व्यवस्थित होना चाहिए। बोलने का मतलब माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था से केंद्र सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। केंद्र के तहत राज्यों में भी, ये देखो, जैसे केंद्र में राजकीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होता है, वैसी राज्यों में क्या आना चाहिए? राजकीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। किस आयोग ने इसकी अनुशंसा किया? मुदलियार आयोग। कौन सा आयोग? मुदलियार आयोग। मुदलियार आयोग बोला कि जैसे केंद्र में होता है वैसी राज्यों में क्या हो? राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, कैसा? स्टेट में तो ये क्या होता है? नेशनल एडवाइजरी कमेटी होती है, वैसे ही राज्यों में क्या हो? स्टेट एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है? देखो, शिक्षकों के लिए क्या बोलता है? शिक्षकों की प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बार बार उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि वो नए मुख्य धारा के साथ देखो ध्यान से, इनका टीचर क्या होना चाहिए? वेल एजुकेटेड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। मेन क्या पढ़ाना है? पहले का जमाना गया, ठीक है, लड़का जी आ रहा है तो लड़का आ रहे हैं तो गुरुजी नहीं आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं तो लड़का लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की डेट में शिक्षक वेल क्या होना चाहिए? उसका बार बार ट्रेनिंग बुलाइए, साल में 2 बार ट्रेनिंग लीजिए, और प्रशिक्षण प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव भी दिया जाए। और ये जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसको और कैसे इफेक्टेड बना सकते हैं, ये सारे किसके हैं? मुदलियार आयोग के। इतनी बातें आपको किसमें याद रखना है? मुदलियार आयोग में। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछना है, मुदलियार आयोग का गठन हो गया था माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने के लिए। तो जितना भी वो काम करेगा माध्यमिक शिक्षा के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? इसीलिए इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1952 को नहीं भूलना है। किसको नहीं भूलना है? 1952। और मल्टीपर्पस स्कूल, बहुउद्देशीय स्कूल का कॉन्सेप्ट आया। कौन से स्कूल का कॉन्सेप्ट आया? बहुउद्देशीय स्कूल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, स्त्री शिक्षा पर बल दीजिए बोला, प्रशासनिक ठीक करिए, प्रशासनिक ढांचे को ठीक करिए बोला। इसी के तहत आपको क्या बोला? राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन करें बोला। शिक्षकों को बोले बार बार उनका ट्रेनिंग व्रेनिंग चलते रहने दो, बार बार उनको सुधार, तो उसकी स्थिति में सुधार लाना, ये प्रमुख उसके गुण थे। किसके? मुदलियार आयोग के। सीधा सीधा बोल रहा हूं फिर से, मुदलियार आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा पर क्या करना? फोकस करना। कोठारी कमीशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमीशन कोठारी कमीशन। पूरा नाम है इनका, याद रखना है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डीएस कोठारी, डीएस कोठारी। ठीक है, इस आयोग में यही नहीं और बहुत सारे लोग थे, 22 22 24 24 17 सदस्य। देखो 17 सदस्य, 11 भारतीय 6 सदस्य। ठीक है, क्या मालूम, 11 भारतीय और 6 क्या है तो पता नहीं। कोठारी आयोग, अरे वो सब छोड़, तू मेन जगह आ जा। कोठारी आयोग का गठन होता है 1974 में, ओ सॉरी 64। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी 64 में गठन हुआ। तो अब ये कुछ ना कुछ क्या देगा? सुझाव देगा। पहले तो 2 साल क्या करेगा? सब चीजें जानकारी प्राप्त करेगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। अब उस पर उसका क्या देगा? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। देखो जून में रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया? जून में। और कार्य प्रारंभ कब हो गया? अक्टूबर में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इतना इंपॉर्टेंट है कि तीनों डेट जाते हैं। 64 में गठन, रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कब? 66 में। और 66 में ही क्या हो जाएगा? इसका कार्य प्रारंभ। किसका बेटा? कोठारी आयोग का। यही है बेटा ये कोठारी आयोग का सबसे बड़ा खासियत, 10+2+3। इसी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपनाया बाद में चल के। कोठारी आयोग की अनुशंसा को ही कौन अपनाया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP, इसको अपनाने वाला ये था। इसको कोठारी आयोग
जो भैया अनुशंसा देगा, रिपोर्ट देगा, बाद में ही होगा। शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, इस रिपोर्ट का नाम क्वेश्चन आ चुका है। पिछले वाले का रिपोर्ट का नाम क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसके रिपोर्ट का नाम है शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति इसका नाम है। साथ में याद रखना इसी का नाम है कोठारी आयोग। 64 में गठन, 66 में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और 66 में ही आपको क्या हो जाएगा इसका, ठीक। जिसको इसका अचिव सचिव पढ़ना है पढ़ते रहना, नहीं पूछना है कभी, अध्यक्ष ही याद रखना बस। कोठारी 64 66, 64 66, रिपोर्ट का नाम याद रखना है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। पृष्ठभूमि, मुदलियार आयोग की सिफारिश पर देश में बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना हो चुकी। मुदलियार आयोग बोला था क्या खोला जाए, बहुउद्देशीय स्कूल खोला जाए। तो उसी के अनुशंसा पर क्या खुले भारत में बहुत सारे बहुउद्देशीय विद्यालय, क्या खुले बहुउद्देशीय विद्यालय। उनकी कार्य प्रणाली तथा उपलब्धि का मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया। ये कैसे कार्य कर रहे हैं, इनकी कार्य प्रणाली और उपलब्धि, क्या क्या उपलब्धि लिए हैं, इसका मूल्यांकन करना क्या हो चुका है, आवश्यक हो गया था। किसका किसका? बहुउद्देशीय विद्यालय। तो बेटा देखो क्यों इसको गठित किया गया था। कोठारी आयोग का गठन करने का कारण था कि जितने भी देश में बहुउद्देशीय विद्यालय चल रहे हैं, देश में जितने भी बहुउद्देशीय विद्यालय चल रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली कैसी चल रही है और साथ साथ उनका क्या करना बेटा, क्या उपलब्धि प्राप्त किए हैं, इन सब का क्या करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, इसके लिए किसका गठन किया गया, कोठारी आयोग। यह अनुभव किया जा रहा था कि ये विद्यालय तथा इनमें प्रचलित पाठ्यक्रमों को समय के साथ कदम नहीं मिला पा रहा है। भाई टाइम टू टाइम सिलेबस क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। एक समय के पश्चात हर किसी का सिलेबस चेंज होता है, तो टाइम टू टाइम समय सिलेबस को क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा था, इन विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, इस समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक हो गया कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारात्मक परिवर्तन किया जाए। अतः भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फिर से एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम क्या रहा, कोठारी आयोग। 1952 वाले आयोग का क्या नाम था, मुदलियार आयोग। 1948 वाले आयोग का क्या नाम था, राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग से ही यूजीसी का निर्माण होगा, क्या बनेगा, यूजीसी। उसके बाद आया मुदलियार आयोग। मुदलियार आयोग का पूरा ध्यान था माध्यमिक शिक्षा पर। कहां पर ध्यान था, माध्यमिक शिक्षा पर। उसके बाद आया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग माध्यमिक शिक्षा या फिर जो बहुत मल्टीपर्पस स्कूल बने हुए हैं उन पर ध्यान रखा जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं, उनकी कार्य प्रणाली और उनका क्या किया जा रहा है, उपलब्धियों का मूल्यांकन हुआ। तो देखा गया कि सिलेबस तो वही घिसा पीटा सिलेबस चल रहा है। इसीलिए बोले एक अपने को कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए तो किस आयोग का गठन किया गया, कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाला 6वां आयोग है। ओके, लेकिन यह पहला आयोग था जिसने भारत में शिक्षा क्षेत्र के संबंध में प्रमुख सुधारों को सिफारिश किया। कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसको बोला जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसको बोलते हैं, बस यही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियार आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यस। इस आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 को कार्य प्रारंभ किया और ये आयोग जो है अपनी कुछ सिफारिशें दिया था। ठीक है, उन सिफारिशों को सरकार के द्वारा मान लिया गया। जैसे सरकार के द्वारा सिफारिशों को मान लिया जाएगा, इस आयोग का गठन हो जाएगा। ठीक है, कोठारी आयोग संबंधित सभी पक्षों की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा
विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच हेतु गठित पहला आयोग था। अब ये केवल प्राइमरी या मिडिल के लिए नहीं था, प्राइमरी, मिडिल, हाई, इवन उच्च शिक्षा तक के लिए गठित आयोग था। ठीक है, आज भी आप इसी आयोग के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साल भर के भीतर में नई शिक्षा पद्धति छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ में 1 साल के भीतर लागू हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा में बात चल रही है, कभी भी वो लागू हो जाएगा, क्योंकि ये योजना ही भाजपा की है। केंद्र में भी भाजपा, राज्य में भाजपा, मतलब आना तो तय है। और नई शिक्षा नीति ठीक है, आए नहीं, अच्छा है, अच्छा है, होना भी चाहिए, चेंजेस होना भी जरूरी है। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई पुराना शिक्षा पॉलिसी कब तक चलाओगे आप। ठीक है, आजकल जरूरत है डिजिटल शिक्षा का, आजकल व्यावसायिक शिक्षा का जरूरत है। बच्चे का कोई एक फील्ड नहीं काम किया तो दूसरा फील्ड में काम कर ले। ठीक है, इंजीनियर ऐसा आदमी होता है सिविल में डिप्लोमा करके इलेक्ट्रिकल का काम करता है ना, वो थोड़ी बोलेगा आज मैं नहीं करूंगा, वो तो करता है बेचारा। सिविल में डिप्लोमा रहेगा, जाओ रेल किसी भी डिपार्टमेंट में आपको काम नहीं मिल जाएगा। तो आपको वैसा बनाया जाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का एक एक 2-2 सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाते हैं उनको। तो इनके साथ भी ऐसा कर दिया जाए, शुरू से ट्रेंड रखा जाएगा तो करेगा, शुरू से ट्रेंड रखा जाएगा तो करेगा। वरना पहले क्या था, शिक्षक पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, कोई मतलब नहीं। आज ऐसा नहीं, आज पढ़ाना पड़ेगा, अब पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कोठारी आयोग के सुझाव सिफारिशें निम्नलिखित थी। मरे जी है, कितना सारा याद कर पाओगे तुम लोग देख लो, कितना सारा तुम लोग याद कर पाओगे तुम लोग देख लो, इतना सारा है। ठीक है, इतना सारा है। इसमें से अब देखो, शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया, शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य। पाठ्यक्रम संबंधित सुझाव, पाठ्यक्रम को चेंज करना, पाठ्यक्रम में सुधार लाना, ये एक्चुअल इंपॉर्टेंट काम एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट तो इसके बाद आएगा, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट इसके बाद आएगा। पुस्तकों से संबंधित सुझाव, शिक्षा और प्रशासन संबंधी सुझाव, शिक्षक संबंध, ये सब सुझाव दिया है, शिक्षक को कैसा होना चाहिए। विज्ञान विषय संबंधी सुझाव, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा संबंधित सुझाव, ये सब सुझाव। वित्त संबंधी सुझाव, प्रौढ़ शिक्षा उचित सुझाव, शिक्षा राष्ट्रीय लक्ष्य का पंचमुखी कार्यक्रम चालू किया गया, शिक्षा के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की भावना चालू हुई। अब ध्यान से चालू होता है, देखो अब नहीं भूलना है, अब जो बातों पर होगा। जो आपका माध्यमिक शिक्षा था, इससे पहला वाला आयोग मुदलियार आयोग, मुदलियार आयोग का काम शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अब ध्यान से देखिए, माध्यमिक शिक्षा के स्कूल में से 25% स्कूलों को व्यावसायिक शिक्षा के स्कूलों में बदल दिया जाए। कोठारी आयोग का ये सिफारिश था, जिसको माना जाए। ठीक है, माना गया। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा और आपका स्थानीय भाषा में, और उच्च शिक्षा इनके साथ साथ इंग्लिश भी। मातृभाषा, स्थानीय के साथ याद रखना है आपको क्या, इंग्लिश। तीनों, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा और स्थानीय भाषा में, और उच्च शिक्षा स्थानीय भाषा तुम्हारा मातृभाषा और साथ में याद है ना इंग्लिश, ये सब में दिया जाए। 10+2+3 का कॉन्सेप्ट आया। 10 साल स्कूल, 10 साल पहली से 10वीं। पहले 9वीं और 11वीं मेन हुआ करता था। पहले कौन मेन होता था, 9वीं 11वीं। ठीक है, 9th और 11th बच्चा 9th में ही सब्जेक्ट चूज कर लेता था, 8वीं पास सब्जेक्ट चुन लेता था। अभी सब्जेक्ट कब चूज करते हो आप, 11वीं में। ये किसके अनुशंसा पर हुआ, कोठारी आयोग। 10 साल तक स्कूल, 2 साल अब अपना सब्जेक्ट चुन करके स्कूल। मैं बीए लूंगा, तू भी काम ले ले, तू बीएससी मतलब तू मैथ्स ले ले, यही चलता ना। 10+2, उसके बाद 3 साल कॉलेज, 3 साल कॉलेज। ठीक है, इसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी के द्वारा आरंभ किया गया। उसने भी इसको अपनी अनुशंसा दे दिया, यस यही पद्धति चलेगा, 10+2+3।
लेकिन ये कॉन्सेप्ट था किसका? कोठारी आयोग का। इसको अपना अनुमति या आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी के द्वारा। एनईपी 1986, 1986। पूर्व माध्यमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष का होना चाहिए। बालक 6 वर्ष की उम्र में ही प्रथम कक्षा में प्रवेश होना। बच्चे का नामांकन या उसका एडमिशन कितने साल में होना चाहिए? अभी भी जाओगे सरकारी स्कूलों में 6 साल का हुआ है नहीं हुआ है? केंद्रीय विद्यालय वाला पूछेगा 6 साल का है नहीं है, ठीक है। विषयों का विभाजन 9वीं से बदलकर 10वीं पास होने के बाद होगा। पहले 8वीं पास होने के बाद आप क्या कर मनमर्जी सब्जेक्ट लेते थे, अब यही क्या हो गया है? यही क्या हो चुका है? खास करके तो 1986 के बाद एकदम 100% 10+2+3 9वीं के स्थान पर अब 10वीं के पास होने के बाद आप सब्जेक्ट चुनेंगे। स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष तक होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए कितना साल चाहिए? 3 साल चाहिए। परा स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का होना चाहिए। पीजी करते हो, बीए के बाद एमए कितने साल का होता है? 5 साल का? 2 साल का क्या? हाँ 2 साल का, ठीक है। तो यही बोल रहा है 2 साल का। परा स्नातक शिक्षा 2 से 3 वर्ष तक की होनी, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। अब कोई रिसर्च कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, तो वो भी कितना होना चाहिए? 2 या 3 वर्ष। अब वो डिपेंड करेगा किस पर कर रहा है, ठीक है, 2 या 3 वर्ष। कोठारी आयोग ने ये देखो, ये क्वेश्चन बनता है, देखो कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया, इसका की सिफारिश की। इसके अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों को समान शिक्षा होना चाहिए। ऑल द क्लासेस, SC ST OBC सभी वर्ग के लोगों का कैसा होना चाहिए? शिक्षा समान होना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम यहाँ पर आ गया। इस स्कूल में मतलब वो जो पढ़ाया जाएगा सबके लिए वही पढ़ाई होगा। कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है। काम करने का जो घंटा था वो 1000 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि लगभग 1100 या 1200 घंटा भी हो सकता है सालाना। कार्य दिवस की संख्या विद्यालयों के लिए, देखो ध्यान से, ये इस आयोग का है। और मैं जो तुमको बताया हूं वो क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2009, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2009, उसके अनुसार ये अलग अलग बताया हूं मैं। 220, 200 और 200, 200 और 220। पहली से 5वीं वालों के लिए 200, 5वीं से 8वीं वाले के लिए आएगा तो उधरी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, माध्यमिक विद्यालयों में 2 प्रकार का होना चाहिए, जूनियर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, ठीक है। डिग्री पर मातृभाषा माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये सब पढ़ने का चीजें हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, और वो था, ये नीति है, वो अधिनियम पढ़ाया था मैं, NEP एक्ट 2009। ध्यान से याद रखना, पढ़ क्या रहे हैं, बार बार NEP यहाँ पर भी पढ़े वहाँ पर भी पढ़े हैं। वो मैं पढ़ाया था NEP 2000 एक्ट है वो, एक्ट, अधिनियम। वो क्या था? अधिनियम। इसका कुछ नहीं याद रखना है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सुधार की आवश्यकता थी, इसीलिए इस पर सुधार किया गया NEP को समीक्षा के लिए। और ये सुधार, ये देखो, इसको बोला जाता है POA, प्लान ऑफ एक्शन। POA संबंधी सुझाव देने के लिए POA 1992 तैयार किया गया। इसमें सुधार हुआ, देखो ध्यान से। कोई भी एक्ट बनेगा उसमें संशोधन होता है, अधिनियम बनेगा तो उसका भी संशोधन होता है। कोई एक्ट बना, इस पर मान लीजिए सुधार करने का मन हुआ, तो ये सुधार कब हुआ? 1992 में, ठीक है। समीक्षा, इस पर समीक्षा करने के लिए जो समिति गठित हुई थी उसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री N जनार्दन रेड्डी में 6 मंत्री, 8 शिक्षाविद शामिल थे।
इसके अलावा एक संचालन समिति, शिक्षाविद और सहकारी कुल मिलाकर सभी विषयों के अलग अलग लोग, अध्यक्ष का नाम नहीं भूलना भैया, एन जनार्दन रेड्डी। इस नई शिक्षा नीति में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार लाने के लिए एक समिति गठित हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में। और ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ। कब हुआ? ठीक है, इसको एक्शन रूप में लाया गया 1992 में। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसमें सुधार कब हुआ? 1992 में। सुधार के लिए जो इस कमेटी को या सुधारना है या नहीं सुधारना है, इसके लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ठीक, क्या करता था? देखो क्या करना था इसको। नई देखो, जो शिक्षा नीति है उसके उद्देश्य विभिन्न चरणों में शिक्षा के संचालन को पुनर्गठित करना। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 का उद्देश्य यूनिवर्सल नामांकन। कैसा नामांकन? सार्वभौमिक नामांकन, जैसे दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करना था। अरे सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, सार्वभौमिक मतलब हर व्यक्ति के पास हो। जैसे आपका जो राशन कार्ड है, आखिरी वाला राशन कार्ड जो 10 रुपया वाला राशन कार्ड है, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल PDS। क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल PDS। वो राशन कार्ड हर व्यक्ति के पास हो सकता है, चाहे वो BPL हो, APL, करोड़पति हो, उसके पास भी वो राशन कार्ड हो सकता है। कौन सा वाला? 10 रुपया वाला। कौन सा वाला? 10 रुपया वाला। वैसे ही शिक्षा या नामांकन, नामांकन कौन लेगा? कौन नामांकन कराएगा? जिसको पढ़ना है। इसीलिए नाम पड़ा सार्वभौमिक नामांकन, जिसका उद्देश्य कैसा था? दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करना। छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था, बहुत लंबा लक्ष्य था। 2-4 लक्ष्य देखिए। बचपन की देखभाल करना और शिक्षा। 1986 के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए इसे PO कार्यक्रम के उनके घटकों के साथ मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश में बल दिया गया। इसी कार्यक्रमों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के समन्वित कामकाज को सुझाव दिया गया। बोले केवल सरकारी ही नहीं, अब गैर सरकारी एजेंसियां भी क्या करें? समन्वित रूप से काम करें, ये सुझाव दिया। दूसरा देखो, यही क्वेश्चन बनना है, बाकी कुछ नहीं बनना है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, UEE। क्या कॉन्सेप्ट दिया इसने? UEE। यू का मतलब यूनिवर्सल, तो उसी क्या बोल गया? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये पूरा नाम याद रखना है UEE का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार के लिए श्री एन जगन्नाथ रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के बातों को कब मान लिया गया? 1992 में। इसने बोला अब केवल सरकारी ही नहीं, प्राइवेट संस्थानों को भी समन्वित रूप से कामकाजों में सुझाव देने का अधिकार है। केवल सरकारी आदमी सुझाव देगा कामकाज को मत चेंज कर, ऐसा वैसा नहीं। अब आप प्राइवेट वाले को भी सुझाव देने का अधिकार है, या हमारे सुझाव को प्राइवेट वाला भी मानेगा। दोनों बातें याद रखना है। प्राइवेट संस्थान भी सुझाव दे सकती है अगर उसको कुछ अच्छा लग रहा है तो, या सरकारी वाला भी सुझाव दे सकता है, लेकिन दोनों को मानना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, उसने कॉन्सेप्ट दिया UEE का। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखना है, POA 1992। क्या नाम है इसका? प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन का एक अन्य उद्देश्य UEE के लक्ष्यों को हासिल करना था। उसने उन छात्रों के लिए अनौपचारिक शिक्षा जैसी एक नवाचार संशोधन योजना का सुझाव दिया। कैसा शिक्षा? इनफॉर्मल। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जैसी नवाचारों को संशोधित करने का सुझाव दिया, जो पूर्वकालिक स्कूलों में नहीं किया जा सका। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके अलावा इसने 10 राज्य पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50-50% के अनुपातों में साझेदारी करता था। इसके साथ ऐसे 10 राज्य जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, वहां पर
भी इसको प्रारंभ किया और वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच अंशदारी थी 50-50%। कितना परसेंट हिस्सादारी था? 50-50%। इसके अलावा 10 राज्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात कितना था बेटा? 50% केंद्र की जिम्मेदारी, 50% राज्य की। माध्यमिक शिक्षा, हाँ ये का मालूम भैया, सर्च कर लेगा तो मिल जाएगा तेरे को। इसके तहत 10 राज्य, ठीक है। फिर भी कोशिश कर बता रहा हूं मैं तेरे को, ऐसे राज्य जहां पर ST SC का पॉपुलेशन ज्यादा होगा। उड़ीसा 100% आएगा। मतलब को ऐसे राज्य आना चाहिए जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति, या भारत में ऐसे राज्य जिसका लिटरेसी रेट कम है, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या है, होना चाहिए? कम होना चाहिए। बिहार आ सकता है, जहां पर लिटरेसी रेट कम होगा। ऐसे 10 राज्य होंगे, ठीक है। एक यूनिक रहेगा तब काम का है, 10 काम का नहीं है। जानने का इच्छा है तो ये सर्च करने से अपने को पता चल जाना है इस नीति के तहत कौन से 10 राज्य हैं, ठीक है। 1992 में माध्यमिक शिक्षा के अवसरों को और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। भारत में अन्य शिक्षा नीतियों के तहत NEP ने भी पिछड़े वर्ग को बेहतर भागीदारी कल्पना की थी। हालांकि POA 92 ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वायत्ता वृद्धि की और उसे पुनर्गठित किया। नहीं भी जानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ये याद रखना है। नवोदय विद्यालय आज भी संचालित है। नवोदय विद्यालय ने पूरे देश में नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई, ठीक है। नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट याद रखना है। आम जनता के लिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रभावी किया गया, क्योंकि लगभग 40% पहले ही गरीबी रेखा के नीचे आते थे। स्कूली शिक्षा की गुण, अरे ये सब थ्योरिटिकल पार्ट है, इसे कोई फायदा नहीं है। नहीं भी पढ़ोगे, स्किप कर दोगे, चल देना, ठीक है। नहीं भी पढ़ के जाओगे तो इससे क्वेश्चन केवल ये देखो, एक UAE बनेगा और एक क्या बनेगा तेरा, ये बनेगा जनार्दन रेड्डी, और ये बनेगा तेरा क्या, POA। इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, इस शिक्षा नीति की शुरुआत याद रखना 86। इस शिक्षा नीति की शुरुआत 1986, संशोधन 92, ठीक है। अध्यक्ष, और ये POA बोला जाता है इसको, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। इसी के तहत एक कॉन्सेप्ट और आया, UEE, बस फुल फॉर्म। और क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बात खत्म करो। आयोग पढ़ना मेन था, ठीक है। महिला शिक्षा पर भी, अरे क्या बोलेगा, महिला शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। लैंगिक भेदभाव को दूर करना, महिला शिक्षा पर बल देना। ये जिससे क्वेश्चन आएगा उसको पढ़िए, NCERT पूरा। पहले तो पूरा नाम जान लो, यही कई बार आ गया है, समझ में आ रहा है। NCERT का पूरा नाम ही कई बार आ गया है। पढ़ रहे NCERT ये वो, NCERT वो, पूरा नाम नहीं मालूम है। पहले तो इसका पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। गठन का सन इसका तो भूलना ही नहीं है, 1 सितंबर 1961। ठीक है। मुख्यालय याद रखना है नई दिल्ली, सारा बात याद रखना है, नई दिल्ली। शिक्षा में गुणवत्ता लाना, नीतियों का क्रियान्वयन करना, विषय में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन और सलाहकार की भूमिका निभाना, पाठ्यक्रमों को चेंज करना, सारा NCERT का काम। मेन काम है केंद्र राज्य के बीच सहयोग, समन्वय और सलाह, ठीक है। नीति पॉलिसी बनाना, मेकिंग अ पॉलिसी, और साथ याद रखना है शिक्षा की गुणवत्ता को हमेशा बनाए रखना, ये NCERT का काम है। गठन 1961, गठन 1961। आधिकारिक भाषा ये पूछेगा, हिंदी अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं। और ये याद रखना है क्या, NCERT की 3 आधिकारिक भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू।
मुख्यालय नई दिल्ली, गठन 1961। और इसको ये भी पूछ सकता है 1 सितंबर, कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। अगले ही महीने परीक्षा है। उसी महीने की 1 तारीख को क्या गठित हुआ था? एनसीआर। बाद में याद रहे मत रहे, लेकिन पेपर तक याद रहेगा। 1 सितंबर 1961। 3 आधिकारिक भाषाएं हैं इसकी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। शिक्षा के क्षेत्र में तुम जितना नहीं सोच सकते वो सब करने का काम इसका है। सबसे मेन काम होता है केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन, समस्या से संबंधित नीतियां ये बनाना इसका मेन काम होता है। ठीक है। हाँ, अच्छा नींद आ रहा है प्रेम? हाँ, आराम सो, पीछे जाके पूरा लेट भी सकता है। तकिया लाया? हाँ, ला लिया कर कल से। भूमिका क्या इसका, इसकी क्या भूमिकाएं हैं? राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान, ये देखो ये नहीं भूलना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। परिषद की भूमिका बुनियादी शिक्षा से कल्पनाशील गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में शैक्षणिक बोध का विकास करना, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय उच्चतर और उच्चतर आदि शिक्षा में सहज निर्दिष्ट हो सके। शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक, शोधात्मक और अनुसंधात्मक शिक्षा से जोड़ना। ये लास्ट वाला पॉइंट भर याद रखना, ताकि अच्छा ये देखो जितना भी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम होंगे उसको गठित करने का, ये देखो राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये एक परिषद है। ये एक क्या है, खुद का एक अलग से इनका क्या है समझ लीजिए आप, इनका क्या है, कमीशन है कि भूमिका बुनियादी शिक्षा में कल्पनाशील गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में शैक्षणिक बोध विकास करना। ठीक है, जिससे क्या हो सके, शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक, शोधात्मक, अनुसंधात्मक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करना एनसीईआरटी का मेन काम। बाल मनोविज्ञान सिलेबस क्यों आया? ये सिलेबस इसीलिए आया, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, वो बच्चा क्या चाहता है, समझ में आया? शोधात्मक और अनुसंधात्मक शिक्षा से जोड़ना, ये एनसीईआरटी का मेन काम है। इसीलिए बार बार आपके सिलेबस के साथ क्या करता है, ठीक है, संशोधित करता है। स्थापना राष्ट्रीय शैक्षिक, अभी फिर बताया, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार के द्वारा। एनसीईआरटी का गठन को किसके द्वारा किया गया था, इसको देख लो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार ने 1 सितंबर 1961 को इसे कैसे एक स्वायत्त निकाय, ऑटोनॉमस, स्वायत्त निकाय मतलब स्वतंत्र निकाय, स्वायत्त निकाय मतलब स्वतंत्र निकाय, यह शिक्षा से संबंधित एक स्वतंत्र निकाय है जो अपने डिसीजन बिल्कुल ले सकता है। अपने डिसीजन लेकर के केंद्र सरकार को भी बताएगा और राज्य सरकार को भी बताएगा। ये एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनॉमस। स्वायत्त संस्था मतलब ऑटोनॉमस। उद्देश्य क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान। और क्या उद्देश्य है? समूचे क्षेत्र में शोध कार्य, नवाचारी, इनोवेशन, रोजगारमुखी शिक्षा, राष्ट्रीय स्तर पर सिलेबस का ढांचा तैयार करना, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉडल आदि तैयार करना, शिक्षा संबंधी रणनीति और रूपरेखा तैयार करना, शैक्षणिक किट, जो किट का जरूरत पड़ेगा, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री, ऑडियो वीडियो के माध्यम से शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम। छोटा छोटा देखो, कभी कभी क्या करता है, कुछ स्कूलों में आएगा तो कोई तारामंडल दिखा देगा, कोई कूद दिखा देगा। अरे भैया, हमारे समय में जादूगर आते थे। आजकल जमाना बदल गया, डिजिटल, और कई संस्थान ऐसे हैं जहां पर आजकल डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज नहीं तो कल ब्लैक बोर्ड का जमाना खत्म, आज नहीं तो कल किसका जमाना खत्म हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड का जमाना खत्म हो जाएगा। बच्चे में रोचकता बढ़ती देखता है तो पढ़ने की क्वालिटी सुधार आती है। और बहुत सबसे बड़ा चीज क्या होता है पता है? पढ़ाई तेज होता है।
अभी मैं एक तो लिखते रहता, उद्देश्य पहला शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ये सारा चीज लिखने की जरूरत नहीं, तुमको भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो तुरंत पीडीएफ दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें से अपने की पॉइंट निकालना है। इतना समय नहीं तेरे पास परिश्रम पूरे एक एक ठोपाए, उसमें से भी तेरे को मैं साफ बता रहा हूं की सब नहीं आ जाएगा उसमें। उद्देश्य वही होगा, हर स्कूल का उद्देश्य वही होगा, हर आयोग का उद्देश्य वही होगा, हर आयोग का गठन किसी न किसी कारण से होगा। ये कभी नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा फलाना आयोग का अध्यक्ष, फलाना आयोग का मुख्यालय, फलाना आयोग का सन, एकदम कुछ इंपॉर्टेंट है एकदम। जैसे कुछ, जैसे मैं बोला मुदलियार आयोग, माध्यमिक शिक्षा के लिए परमानेंट आयोग कौन सा है, ऐसा। ठीक है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किस आयोग को बोला जाता है, तो ये सब एकदम की पॉइंट होंगे, वो सवाल बनेगा। ऐसा थोड़ी कुछ भी सवाल बना देगा जो मर्जी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा होगा भी तो फिर उतना ही आदमी बना पाएगा जिसका जो बनाएगा उस क्वेश्चन को, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो पता है उससे भी कैसे बनेगा, तुक्का से। समझ में आया, उससे कैसे बनेगा, तुक्का से। फिर आदत है, हर क्वेश्चन तुक्का मारेगा, -4, फाइनली आंसर कितना है, -4, उसका सिलेक्शन थोड़ी होगा। ईमानदारी से 60-65 क्वेश्चन बनाने वाले का सिलेक्शन होगा। अब देखो 2 पेपर हो गया, अब ये जो 4 पेपर होगा इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े से टफ आएंगे। 2 पेपर हो गया, ठीक है, हो गया ना 2 पेपर। अभी तक पेपर का स्तर ठीक था, अब होगा टफ। 2 पेपर अच्छा टफ होगा, ठीक है। उसके बाद 2 पेपर एवरेज होगा। अभी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होगा वो लेवल कुछ अलग रहेगा, तगड़ा लेवल रहेगा, ठीक है। भाई आपको क्या करना है, अब आपको अक्कल लगाना है कि जो मेरे से नहीं होता उसको छोड़ देना है। मान लीजिए पेपर बहुत टफ आ गया, पेपर बहुत क्या हो गया, टफ आ गया। तो टफ आ गया सर, तो क्या करें, टफ आ गया मतलब जिस वो पास हो रहा है उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि 90% लोग कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे टफ आएगा तो। कितना भी टफ आए आपको क्या चाहिए, 15 नंबर चाहिए। कितना भी टफ आ गया आपको कितना नंबर चाहिए, 15 नंबर। मैं फिर बोल रहा हूं 5.5 लाख लोग किसमें फेल हैं, कंप्यूटर में, ठीक है। 5.5 लाख लोग तो उसी में फेल हैं। 30 क्वेश्चन चेक करेगा, पहले ही बता देगा तो नहीं हो भाई, जा अगले बार आबे। तो अब बढ़िया 2 टफ लूंगा। उसके बाद फिर मेरे को जितना मेरा एक्सपीरियंस है 18-20 साल का, उसके हिसाब से लूंगा। अब ये 2 पेपर बढ़िया टफ होगा, आने वाला 2 पेपर। समय ज़्यादा है, आगामी पेपर में समय ज़्यादा है, ना तैयारी करते रहिए। 10 दिन का समय, लगभग 10 से ज़्यादा दिन का समय है। शिक्षा संबंधी रणनीति तैयार, यही है, यही काम है, मल्टीमीडिया तैयार करना, बस यही सब उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब एनसीईआरटी का उद्देश्य होगा आधुनिक शिक्षा पर बल देना। एक ही उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, मेन आधुनिक शिक्षा पर क्या देना, बल देना। जो चीज आज के आधुनिक शिक्षा पर को जरूरत है, जिस प्रकार की शिक्षा का जरूरत है, ये एनसीईआरटी का पूरा काम है, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पे अध्यापकों के लिए सेवा के पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। पहले ट्रेनिंग दो और हर 2 साल 1 साल में बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहो, ताकि उसको में भी कैसा रहे, वो इनोवेटिव रहे, नवाचार की भावना उसके में भी रहे। एनसीईआरटी खासकर प्राथमिक शिक्षा को सरल और सहज प्रस्तुतिकरण के साथ निर्मित करती है, ताकि बच्चे को स्वस्थ, तनाव मुक्त और मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्रदान किया जा सके। क्या करता है, खास करके प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन उसको कैसा देता है, इजी, ताकि बच्चा भागे मत जाए, शुरू नहीं पढ़ाओ जा बात खत्म, ठीक है। बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, इसीलिए बच्चा शिक्षा के साथ जुड़ना चाहेगा, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है, बच्चा बोर ना हो, ठीक है। विशेषता एवं कार्य, एनसीईआरटी कक्षा प्रथम से लेकर के यही पूछेगा, एनसीईआरटी का इनमें से कौन सा एक कार्य है, नहीं है। पहला काम है उसका कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक के पुस्तक को विकसित करने के साथ साथ ही पाठ्य पुस्तकों की को भी तैयार करता है। जितने भी पुस्तक आप पढ़ते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का पुस्तक का निर्माण करने का काम होता है एनसीईआरटी का। इनके द्वारा प्रतिवर्ष जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होगा, ये बनेगा क्वेश्चन। हर साल जवाहरलाल नेहरू
राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी। हर स्कूल वाला बेचारा अपना कुछ मॉडल बनाता है, कोई बच्चा मॉडल बनाता है स्कूल स्कूल में, मॉडल को अगर उसका सेलेक्ट हो गया तो एक प्रदर्शनी लगता है, उसी का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी। ये इसका आयोजन होगा दिल्ली में, और यहाँ से बच्चा जाएगा दिल्ली अपने टीचर के साथ उस मॉडल को लेकर के। इसका नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी। ओके, पहले स्टेट में आएगा, पहले स्टेट में उसका नाम आएगा, स्टेट में जो जो आपके टॉप 3 रहेंगे वो जाएंगे सेंट्रल। ओके, नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित होती है, तो एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा आयोजित होती है, एनसीईआरटी के द्वारा। यह प्राथमिक और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र बाल विपदा राहत कोष सहयोग एवं संचालित अनेक परियोजनाओं को राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना से संबंधित गतिविधियों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके रखता है। राज्य केंद्र के बहुत सारी ऐसी राहत कोष है, देखो जैसे संयुक्त राष्ट्र बाल विपदा राहत कोष, अगर बालक बालिकाओं में अगर कोई क्या आ गया, विपदा आ गया, तो आपका यूनाइटेड नेशन उसके लिए क्या देता है, बेटा बाल विपदा राहत कोष के सहयोग से संचालित अनेक परियोजनाएं किसके थ्रू चलता है, यूनाइटेड नेशन बाल विपदा राहत कोष, संयुक्त राष्ट्र, अभी कुछ नाम होगा इसका, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड विपदा का मतलब विपत्ति राहत कोष, उसके लिए एक क्या देता है, रिलीफ फंड। कौन देता है ये रिलीफ फंड को, यूनाइटेड नेशन। इसके तहत भारत में अनेक योजनाएं अनेक संचालित योजनाएं परियोजनाएं और राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना से संबंधित गतिविधियों में समन्वय संतुलन स्थापित करता है। ये हमारे देश का एक योजना है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, और ये यूनाइटेड नेशन का है। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाना, समन्वय स्थापित करना भी इसका काम है, संतुलन और समन्वय बनाना, दोनों का नाम याद रखना है। इनमें कोऑर्डिनेशन और संतुलन बनाने का काम भी कौन करती है, एनसीईआरटी करती है। ठीक है, विद्यालय से जुड़े सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। ये देखो, विद्यालय से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होगा तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को एडवाइस कौन देता है, एनसीईआरटी। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषता स्कूली शिक्षा से संबंधित सलाह देने और नीति निर्धारण, स्कूल संबंधी सलाह और नीतियों का निर्माण भी कौन करता है, एनसीईआरटी। शिक्षा में समूचे क्षेत्र में शोधात्मक कार्य के लिए, रिसर्च कार्यों के लिए सहयोग और प्रोत्साहित करता है। उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है। अब ये जो दो बता रहा हूं इसको मत भूलना। पहला, राज्य के स्तर पर एनसीईआरटी के तर्ज पर, एन का मतलब नेशनल, अब उसके जगह लगा लो एस, स्टेट। एनसीईआरटी एससीईआरटी होता है जो राज्य के सभी शैक्षणिक कार्यों का क्रियान्वयन करता है। छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जो बुक है वो कौन छापता होगा, एससीईआरटी। जैसे केंद्र में एनसीईआरटी वैसी राज्यों में एससीईआरटी। तो एससीईआरटी का पूरा नाम होगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका नाम पूरा होगा एससीईआरटी का। नेशनल के जगह बस क्या लगा दो, स्टेट। एक पहला ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, और दूसरा इसका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एनसीईआरटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, अब ये एनसीईआरटी, हाँ भैया ई छूट गया होगा, हाँ वाह। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज ये एग्जाम भी कौन कंडक्ट कराता है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये 2 पॉइंट विशेष तौर पर याद रखना है। क्वेश्चन आ चुका है,
कहाँ आ चुका है, वो तुम्हारे टीचर वीचर वाले में दोबारा आ चुका है, ठीक है। और वही प्रश्न बनेगा, जब सिलेबस में दिया मतलब वही क्वेश्चन पूछेगा जो पिछले क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये आज का आखिरी टॉपिक यूजीसी। कौन सा टॉपिक? यूजीसी। पहले तो पूरा नाम जान ले, यूनिवर्सिटी कमीशन, नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब ये निम्न मध्य प्राथमिक शिक्षा के लिए है, माध्यमिक शिक्षा के लिए है कि उच्च शिक्षा के लिए है? उच्च शिक्षा के लिए, खास करके विश्वविद्यालय। हर कोई किसी ना किसी कॉलेज से पढ़ा होगा। कौन से कॉलेज से पढ़ा है? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था? हेमचंद यादव। तो हर एक कॉलेज का अपना एक क्या होता है? यूनिवर्सिटी होता है। अब हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के अलावा क्या पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी भी है। तो ये दो अलग अलग यूनिवर्सिटी हो गए। इग्नू एक तीसरा यूनिवर्सिटी हुआ। तो एक यूनिवर्सिटी, अब ये तेरा ग्रेजुएशन कितने साल का? 3 साल का। मान लीजिए इग्नू वाले का ग्रेजुएशन 4 साल का है, और तेरा तुम्हारा ये क्या अभी कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में मान लीजिए ग्रेजुएशन 2 साल का है। तो भैया कहीं 2 का, कहीं 3 का, कहीं का 4 का, ऐसा ना करें, ठीक है। और मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी के अंदर कई कॉलेज चलते हैं, बहुत सारे कॉलेज चलते हैं, तो उन कॉलेजों में एक समान रूल रेगुलेशन रहे। 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी में एक समान का रूल रेगुलेशन रहे। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी अड़ जाएगा, मैं अपना नियम मानूंगा, दूसरा यूनिवर्सिटी अड़ जाए, उसका चांसलर अलग नहीं मान रहा, मैं अपना मानूंगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में, 2 यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय कॉलेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बैठाना है फंड से बेटा। फंड ही नहीं देगा, नाम ही है इसका, क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब होता है फंड, पैसा। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? अनुदान। ग्रांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुदान। अनुदान मतलब पैसा, अनुदान माने पैसा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नाम है यूजीसी। राधा कृष्ण आयोग 48 अनुशंसा करने वाले। 1953 में इनकी अनुशंसा को के आधार पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसको संसद में पेश करने का मांग रखा। ध्यान से सुनना बात को। 1948 में यूजीसी के लिए सबसे पहले, यूजीसी के गठन के लिए सबसे गठित पहला 1948 इसका आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। इसके बाद 1953 में इसको पेश करने के लिए सबसे पहला दिमाग किसके मन में आया? मौलाना अबुल कलाम। ये पहले आपके शिक्षा मंत्री थे, ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं, मिसाइल मैन नहीं, ये राष्ट्रपति अलग है, ये राष्ट्रपति आपके अलग है। मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, इसने इसको पेश करने का मांग किया, ठीक है। और इसकी स्थापना, यूजीसी की स्थापना 53 में ही होती है। 18 दिसंबर को किस महान व्यक्ति का बर्थडे है? गुरु घासीदास बाबा। तन्ना नाना तन्ना ना तन्ना ना, वही है ना पंथी डांस? नहीं, कौन सा डांस है वो? पंथी नृत्य, हाँ यस, पंथी नृत्य, ठीक है। देवदास बंजारे, देवदास, हाँ। 18 दिसंबर 1953 यूजीसी की स्थापना, 18 दिसंबर। इतना तगड़ा डेट है, कोई भूल नहीं सकता। तेरे को याद रखना 1953, 1953। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में, और 6 जगह इसके क्षेत्रीय रीजनल हेड क्वार्टर इसके 6 हैं, ठीक है। इसके और ये 6 जगह ये लिखा हुआ है। जिसको मैप दिख रहा है एक बार में याद हो जाएगा। देखो मैप, भारत का मैप, भोपाल, नीचे पुणे, नीचे हैदराबाद दिख रहा है, उसके नीचे बेंगलोर, सीधा कार्नर में कलकत्ता, और कार्नर के ऊपर गुवाहाटी। बोल रही लड़की,
बेंगलोर, नीचे जस्ट बेंगलोर, हाँ गुवाहाटी। जिसको नक्शा दिख रहा है वो बच्चे को एक बार में याद हो गया, ठीक है। जिसको नक्शा नहीं दिख रहा है, याद ही नहीं होगा, तो अभी हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, थोड़ा देर बाद फिर गायब, बोल लेगा अच्छा है। बोल 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 बोल, कोशिश कर। हम्म। हम्म। बेंगलोर। गुवाहाटी ठीक है, बोलगा। हाँ। हम्म। 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 गोवा। ये ऐसे लोग हैं जो मेरे पास नक्शा पढ़े हैं, इनको दिमाग में क्या दिख रहा है, नक्शा, ठीक है, मैप दिख रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया। जैसे मैं अगर कोई जगह का नाम ले रहा हूँ दिल्ली, तो इनको सीधा दिमाग में दिल्ली में, ठीक है। और तेरे फिर बोल रहा हूँ, जाके मस्त में, अभी अभी छुट्टी दिया हूँ 7 दिन का, सात में जितना राज्य पढ़ाया हूँ, भारत के जितने भी स्टेट पढ़ाया हूँ, सब यूट्यूब में लाइन से है। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, सारा राज्य, एक एक राज्य, ठीक है। वो तेरे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आगे चालू करूंगा, बात समझ में आना, मैं कहाँ चालू करूंगा, आगे। तो वो तेरे पास एकदम क्लियर रहेगा, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी तेरे लिए। तू पढ़ के देख, अच्छा लगेगा तो बताना सर और पढ़ाओ, मैं फिर और पढ़ाऊंगा, ठीक। चलिए, ये रीजनल हेडक्वार्टर है छेठो। मेन हेडक्वार्टर याद रखना है क्या, नहीं एक बार पूरा नाम पूछा था, ये कहाँ पर क्या तो रोड है, बढ़िया नाम है उस रोड का, आ जाएगा रोड, अच्छा तो नाम था उस रोड का, अरे जहां भी होगा आएगा, चल। उद्देश्य, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शैक्षणिक क्षेत्रों में, देखो ध्यान से, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इनमें क्या करेगा ये, शैक्षणिक क्षेत्रों में क्या करेगा, परीक्षण करेगा, ठीक है। साथ ही विश्वविद्यालय को क्या करेगा, ये प्रोत्साहित करेगा, उनको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करें। ये सब किसका काम है, यूजीसी का। यूजीसी एक आयोग है, यूजीसी एक आयोग है, ठीक है, ये बात याद रखना है, ठीक। भारत, ये देखो, अब इसको इतिहास को मैं क्या पढ़ाऊं, भारत प्राचीन काल से ही सदैव शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, फलाना ढेकाना से लेकर के तुम्हारा तक्षशिला विश्वविद्यालय तक पढ़ाई का काम होता था। यहाँ पर गुरु शिष्य का परंपरा शुरू से चला रहा है, अब इसको क्या पढ़ाऊं मैं, इतिहास है ये, ठीक है। भारत में आया देखो, बर्मा नेपाल तिब्बत से सब लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। भारत में विश्व के उच्चतम स्तर का शिक्षा है, अतः आज भी विश्वविद्यालयों के अब तुम्हारे काम का ये चालू हुआ, अतः विश्वविद्यालयों के प्रबंधन का कार्य भी ऐसी संस्था को सौंपा गया है जिसकी कार्य संस्कृति अनूठी है, और इसका क्या नाम है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी। यूजीसी का इतिहास ध्यान से सुनना, 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना हुई। यूजीसी कैसे बना इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1925 में इसका नाम था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बना। कुछ समय पश्चात इसका नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अभी क्या नाम है, भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसका नाम क्या था, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, यूनियन कर दिया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालय के मध्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक ज्ञान में आदान प्रदान करने को बढ़ावा देना है। यूजीसी के तहत 2 शिक्षा का काम नहीं होगा, एक मेडिकल याद रखना है और एक इंजीनियरिंग याद रखना है, इनसे अलग देगा। तो यूजीसी में क्या आता है, सामान्य शिक्षा, बीए, बीकॉम, बीएससी, आया हुआ, ये सामान्य शिक्षा यूजीसी के, या ये यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंदर आएंगे। टेक्निकल और मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं आते हैं, टेक्निकल और मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं आते हैं यूजीसी के दायरे में। आजादी के पश्चात 1947 में स्वाधीनता मिलने पर देखो, 1948 में राधाकृष्णन आयोग की अध्यक्षता में यूजीसी का कॉन्सेप्ट आया, और इसी को आगे चल करके औपचारिक रूप से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 53 में औपचारिक रूप से
इसका नाम क्या रखने को बोला? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी, ठीक है। परंतु किंतु संसद ने, ये देखो ये भी याद रखना है, संसद में इसको मिलकर परमिशन, संसद ने 1956 में संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। गठन 53 है लेकिन संसद का अनुमोदन 56 है। कितना सितंबर, कितना सितंबर, कितना सितंबर? अच्छा 18 दिसंबर 1953। लेकिन इसको एक्ट कब बना? 1956 में ये एक्ट पारित होगा संसद से, ठीक है। ये याद रखना, स्थापना का डेट और एक्ट बनने पहला देखो 25 में क्या हुआ, 1925 में क्या नाम मिला इसको? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। बाद में इसी का नाम चेंज करके हुआ क्या? विश्वविद्यालय संघ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। 1948 में दिमाग लगाया, मतलब पहली बार यूजीसी के लिए कोई बात कही किसके द्वारा? राधा कृष्णन। 1953 में अनौपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मांग, ठीक है, कमीशन की नींव किसके द्वारा रखी गई? अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ओके। इसके बाद याद रखना है 1956 में संसद ने क्या बना दिया इसको? एक अधिनियम पारित कर दिया। कार्य क्या करता है? तो कुछ नहीं करता है, जितने भी निजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजेस हैं उनके नीतियों का निर्माण करना। किस नीति के तहत ये यूनिवर्सिटी खुलेगा या ये कॉलेज खुलेगा, ये निर्माण करने का काम किसका है? यूजीसी का। स्थापना में कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आहार्यता, पीएचडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एमफिल, पहले एमफिल वाला भी चल देता था, उसके बाद बीच में आया कि पीजी, एक तो एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। संस्थानों के लिए शुल्क, कितना एडमिशन फीस लेना है, कितना फलाना फीस लेना है, कितना एग्जाम फीस लेना है, सबका करेगा। विश्वविद्यालयों को निधि, यूनिवर्सिटी चलेगा कैसे, इसके लिए लगेगा फंड, जिसको अपन ग्रांट बोल रहे हैं, इसीलिए नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसलिए नाम क्या है इसका? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। शैक्षणिक संस्थानों में परस्पर समन्वय, जितने भी और एक दो समान यूनिवर्सिटी होगा उनमें कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, क्या कहलाता है? समन्वय। वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो समन्वय नहीं बैठ पाएगा। पति पत्नी समन्वय का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। किसी भी पत्नी पूछना उसके सपने में हर कोई आ सकता है, उसका पति बस नहीं आता। और हर पति पूछना उसके सपने में दुनिया भर आदमी आ सकता है, उसकी पत्नी नहीं आएगी। हाँ आएगी भी तो कहीं गलती से आ जाएगी, अच्छे सपने में नहीं आएगी, पक्का डरावना आएगा। शैक्षणिक संस्थानों में परस्पर समन्वय, मानकों का निर्धारण करना तथा उनका क्या करना? अनुरक्षण करना, ठीक है। शिक्षा को न्यूनतम मानक संबंधी नियमावली तैयार करना, महाविद्यालय और शिक्षा में विकास के संबंधी कार्यक्रमों में पर्यवेक्षण करना, संघ राज्य सरकारों में उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करना, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता का उपाय करना, विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा में समन्वय करना। ये याद रखना, एनईटी, एनईटी, ठीक है, पूरा नाम नेट, राष्ट्रीय स्तर पर नेट। ये किसके लिए होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसका मतलब, नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर नेट परीक्षाओं का आयोजन करता है, ठीक है, जिसके माध्यम से कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रधान, ठीक है, इनकी नियुक्ति करते हैं। नेट उत्तीर्ण करना स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के टीचरों के लिए क्या है बेटा? जुलाई 2009 से अनिवार्य कर दिया गया है। जब तक वो नेट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं बन सकता? प्रोफेसर नहीं बन सकता, उच्च स्तर का। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन सकता, कॉलेज में सामान्य स्तर का प्रोफेसर, बीए, बीकॉम, बीएससी, इनकी बात कर रहा हूं। उसके लिए आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? नेट।
ठीक है, यही चीज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में अलग हो जाएगा। कम से कम यहाँ पढ़ाना है तो इसको एमटेक होना जरूरी है, साथ में याद रखना दूसरे इस जगह पढ़ाना है तो एमटेक के साथ इसको पीएचडी करना जरूरी है। भाई वो तो टेक्निकल और डॉक्टरी का अलग है, ये अपने लिए याद रखना परीक्षाओं का आयोजन करता है। इतना काम किसका है? यूजीसी का। इतना काम किसका है? यूजीसी का। ठीक है, ओके।